अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से मीट दी प्रोफेशनल एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको ऐसी प्रोफेशनल शख्सियात से मुतारिफ करवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक तवील सफर तय किया है और आज के नौजवान नस्ल के लिए वो एक मेंटोर की भी हैसियत रखते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज को अगर सीखना हो तो इस प्रोजेक्ट के तवस्सुस से हमारे मेहमानों की लाइफ को स्टडी करते हुए बआसानी सीखा जा सकता है। आज जो शख्सियत हमारे मेहमान बनके हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हम उनके ऑफिस में आज मौजूद हैं और यूं तो आप अपना पूरे पाकिस्तान में ही नुमाया मकाम रखते हैं अपने इदारे की वजह से भी, और साथ ही अपनी डायनेमिक पर्सनैलिटी की वजह से, अपने उस पैशन की वजह से जो समाजी खिदमात का एक पैशन होता है और दौरे जवानी से ही ये इंसान के अंदर शामिल होता है, और अपने नाम की वजह से भी, क्योंकि अपने नाम की इस खूबी की वजह से कि जिस जगह पर भी CSR एक्टिविटीज होती हैं तो ये नाम यानी सलमान अहमद सिद्दीकी साहब का नाम हम हर जगह देखते हैं। जनाब हमारे साथ हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन SSDC आज मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं SSDC के, जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई एम रियली थैंकफुल कि इतनी ज्यादा मसरूफियात में से आपने हमारे नाजरीन बिलखुसूस यूथ और स्टूडेंट्स के लिए कुछ वक्त निकाला, और इस प्रोजेक्ट में यानी इस पूरे प्रोग्राम में हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ही फोकस करेंगे। तो मैं गुफ्तगू का आगाज इनसे करूंगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपका करियर कितना अरसा आपको हो चुका है इसमें, और किस प्रोफेशन से आपने जो है अपनी लाइफ का आगाज किया? अच्छा, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपका बाद वाला सवाल है कि किस तरह से स्टार्ट किया, किस प्रोफेशन से किया। जहां से किया वहां से बिल्कुल 360 डिग्री पे दूसरी जगह पे खड़ा हुआ मैं। तकरीबन मुझे जी ये 36 साल हो गए सर्विस में। ये मेरा 36th ईयर है ऑफ जॉब, और मैंने स्टार्ट लिया था एज ए ट्रैवल एजेंट। अच्छा। सबसे पहली जॉब जो मैंने 19 साल की उम्र में की थी, जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था तो मैंने एक जॉब करने की कोशिश बहुत ढूंढी, लेकिन ज़ाहिर फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती। तो मुझे एक मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे एक ऐसे इदारे से मुंसलिक कराया जहाँ पे एयरलाइंस का काम होता था, टिकटिंग का काम होता था। तो उनकी उस ट्रैवल एजेंसी के अंदर मैंने 1 साल जॉब की विदाउट एनी पे, और 8 महीने फिर उन्होंने मुझे 500 रुपीज पे सैलरी स्टार्ट की। तो बेसिकली मेरा ये काम होता था कि ट्रैवल एजेंसी के अंदर जैसे कि वीजा लगाना, कॉन्सुलेट्स में जाना, फॉर्म्स भरना, लोगों के ग्रुप्स आते थे इंटीरियर से और पंजाब साइड से उम्रा के, उनकी ग्रुप हैंडलिंग करना, उम्रे पे जाने वाले, रोज बरोज टिकटिंग करना। तो वहाँ मुझे फायदा ये हुआ कि पहली ही जॉब के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए इम्प्रूव हुआ कि वहाँ मुझे बहुत बात करने के मौके बहुत ज़्यादा मिलते थे। जब वीज़ा लगवाने जाते थे तो कॉन्सर्ट से ऑन द बिहाफ ऑफ द पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर कभी अंग्रेजी उर्दू से भी नाबलद होते थे, तो उनके लिए तर्जुमानी करना। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से बोलने में अल्लाह ने थोड़ा सा मुझे कुछ दिया था, तो मैं वो बोलना शुरू हो गया था। तो वहाँ से मुझे ये 1.5 साल, 2.25 साल जब मैंने जॉब की तो मेरी पहली जॉब थी। इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मेरे अंकल के थ्रू। सीधी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किसी मेरिट पे ली, मैंने सिफारिश पे जॉब PIA के अंदर हासिल करी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का इदारा था, और उसके अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स एक इदारा उनका, जो कि उनकी बाहर से आने वालों को ए फॉर्म के ऊपर कुछ आपके वहाँ पे शॉपिंग के लिए एक प्रोविजन देता था। तो वहाँ पे मैंने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि मैंने बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन की तो साथ में छुट्टियां थी, तो मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज का कोर्स भी कर लिया था। कोबॉल लैंग्वेज उस वक्त बहुत कॉमन थी और फ्री अप्लाई होती थी। तो उसकी बेसिस के ऊपर मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जॉब मिली, बट नॉट एज ए प्रोग्रामर, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। तो 3-4 साल मैंने उसको कैरी किया। फिर मैंने विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की, ये मुझे शायद जॉब सूट नहीं करेगी, मुझे लॉन्ग रन में नहीं लेके जाएगी, तो मुझे कोई ऐसा हेडवे मिले कि मैं अपने जो मेरे अंदर ख्वाहिशात हैं कि वो कुछ करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ कैद हो गया हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर मैं नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, कि वहाँ पे मैंने उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की कि मेरी ड्राफ्टिंग भी अच्छी है, आप चेक कर लें, और मैं थोड़ा बोल लेता हूँ कि जो आपके साथ यहाँ पे बायर्स आते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, जो ड्यूटी फ्री शॉप में सेल होता है, फ्रिज, एयर कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया उन्होंने मुझे, और देन ही टॉक टू माय कंप्यूटर इंचार्ज के जी आप रिलीव कर दें इनको, तो इनको मुझे चाहिए। तो फिर तकरीबन 8 साल मैंने उस डिपार्टमेंट में काम किया। तो 12 साल का जो एक्सपीरियंस था
उसने मेरी बहुत ज्यादा लाइफ में मेरी मदद की। यानी हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन शुरू से ही आपके प्रोफेशन का पार्ट रहे। बेसिकली कस्टमर रिलेशन अगर आप सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के लिहाज तक कहेंगे तो जरूर है, लेकिन उसके बाद जो मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में काम किया पीआईए के अंदर, ड्यूटी फ्री शॉप्स के अंदर, तो वो बेसिकली वो उसमें कोई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसमें वो मैनेजमेंट और ऑपरेशंस, वो बेसिकली सप्लाई चेन को मेंटेन करना कि जो हमने सेल करना है नीचे सामान वो हमारे पास इन टाइम शेल्फ में मौजूद हो, हमारे स्टोर्स में मौजूद हो, तो उसकी प्रोक्योरमेंट करना, उसके लिए निगोशिएशन करना, प्राइस निगोशिएट करना, जो डॉलर्स पे बात कर रहे हैं उसको प्राइस को नीचे लाना, जितनी कम प्राइस पे हम उठाते जा रहे हैं हमारा फायदा होता, तो वो सारी चीजें देखना वो बेसिकली। तो एकेडमिक लाइफ में आपने क्या सोचा था, क्या स्कोप था कि मुझे ये बनना है, और कुछ प्लानिंग हुई थी करियर काउंसलिंग की? देखिए, आदमी जब कॉलेज में होता है तो बड़े उसके ख्यालात होते हैं। मेरे साथ ये था कि मेरे फादर चूंकि पीआईए में थे तो मुझे ट्रैवलिंग बहुत आसान थी, फ्री टिकट होता था, कहीं भी चले जाओ, लाहौर चले जाए, इस्लामाबाद चले जाए, फैमिली थी तो सिर्फ 5 रुपये, मुझे याद है उस वक्त एयरपोर्ट टैक्स हुआ करता था। अच्छा। वो हमें 5 रुपये का एयरपोर्ट टैक्स देके वो चले जाते थे, तो साल के अंदर बेशुमार टिकट्स होते थे तो हम यूज करते थे। जब हम ट्रैवल करते थे तो मुझे वो यूनिफॉर्म जो पीआई वाले पहनते थे बड़ी अच्छी लगती थी, स्पेशली जो पायलट्स पहनते थे, तो मेरे दिमाग में था कि यार शायद मैं एक दिन मैं भी यही पायलट बनूंगा दिमाग सिर्फ उनकी वर्दी देख के और ये देख के कि जी वो एक इतने इनकी लाइफ है कि वो घूमते फिरते रहते हैं, आज यहाँ इस मुल्क में है तो कल कहीं है, तो वो सयाहत भी एक जो है उसका भी मौका मिलेगा। तो ये दोनों चीजें सोच के की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो मेरे मार्क्स कभी भी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आए कि मैं अपने कोई आला तालीम को परसू कर सकता। मैं सिंपल ग्रेजुएशन की मैंने, और उसके बाद एकदम मुझे समझे मेरी फैमिली को मेरी नीड थी कि मैं सर्विस में आऊँ, तो मैं फौरन 19 साल की एज से मैंने आपको बताया कि मैं जॉब में आ गया। तो उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा और भूल गया सारे क्या ख्वाब थे और क्या पायलट बनना था, ये सारी चीजें फिर पीछे रह गई और फिर बहुत कोशिश की। ऐसा तभी होता है जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड किस क्लास में था? मिडिल क्लास के भी क्लासेस होते हैं। अच्छा। तो जो उसका जो फर्स्ट ईयर है आप समझ लेंगे वो ईयर था हमारा, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर जो है ही इज नॉट ब्लेस्ड विद हियरिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज, वो सुन बोल नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई मेहनत पे कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने, हमारे 4 भाई हैं, हम चारों को बेहतरीन तरबियत, उनको जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चचा हैं वो बहुत काबिल एक डेंटल सर्जन है, वो पीआई में थे, उन्होंने उनको जो डिसेबल्ड का कोटा होता है हैंडीकैप को, उस कोटे के ऊपर वहाँ पे मेरे फादर को जॉब दिलवाई और वो जॉब की वजह से हम सारे भाई, उन्होंने 30-40 साल वहाँ जॉब की और उस जॉब की वजह से हम सब अच्छा तरह हमारी परवरिश हुई इज्जत के साथ, क्योंकि सारे एक हार्डशिप तो होती है कैसे इंसान की लाइफ में जो सुन बोल ना सकता हो, कॉम्पिटिटिव लाइफ उसकी ना मिले उसको, तो वहाँ पे हमें जरूर प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उनकी तरबियत ऐसी की कि वो सुन बोल नहीं सकते थे लेकिन लिप्स रीडिंग में इतना उनको मास्टर कर दिया था कि वो अपने, मैं और आप बात करें वो समझ जाएंगे क्या बात है। चैलेंजिंग हालात आपके लिए खुद एक मोटिवेशन का सबब बन गए। एक तरह से बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि यार एक वक्त देखा और उससे पहले का वक्त था, वो मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, वो बहुत बेहतर भी था कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई, शुरू की जिंदगी 10 साल गुजरे, वो एक बहुत एक चाहिए प्रिंसेस वाला, एक प्रिंस को जो एक माहौल मिलता है, मेरी उस तरह से एक परवरिश हुई, क्योंकि मेरे दादा जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड में, तो उनके वो उनको ऐसी जिम्मेदारी मिली हुई थी कि वो पूरी फ्लोर मिल्स के इंचार्ज थे, तो उनको जो बैंगलोर मिला हुआ था 20,000 स्क्वायर यार्ड का, और उसके अलावा नौकर गाड़ियां, तो वो जो शुरू के लाइफ के 10 साल थे वो बहुत ज्यादा लैविश थे, जिसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटीज थी। बट वंस ही रिटायर्ड, हम वापस कराची जब वहाँ पे आए वापस, तो जाहिर बात है फिर मेरे फादर की ही जॉब्स पे हमने सस्टेन किया, तो यहाँ पे हमारे हालात उतने अच्छे नहीं थे, वो टफनेस थी लाइफ की जिसकी वजह से ख्वाब सारे पूरे नहीं हो सके। आप स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरे और फिर एसएसडीसी में किस ईयर में आप आए और फिर किस तरह यहाँ सफर? एसएसडीसी का अभी मेरा सफर ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 16 ही साल हुए, लेकिन उससे पहले 20 साल जो थे वो मेरे दूसरे इदारों में गुजरे। जैसे मैंने को बताया कि 1.5 साल मैंने ट्रैवल एजेंसी में जॉब की, फिर 12 साल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ड्यूटी फ्री शॉप में की, फिर 8 साल एक प्राइवेट कंपनी में की जो कि वाटर फिल्ट्रेशन में पाकिस्तान में पॉइनियर्स हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन के नाम से सो सेफ वाटर फिल्टर टेक्नोलॉजीज का है, तो उनके साथ एज ए जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स मैंने 8 साल काम किया। फिर मैंने देखी एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आया था अखबार में, ये नहीं लिखा था कि वो एसएसडीसी का है, लेकिन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की एक पोस्ट थी, तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस
जिसमें एडवर्टाइजिंग है, जिसमें मीडिया है, पब्लिकेशंस है, इवेंट मैनेजमेंट है। सही। इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत एक लगाव था कि मुझे इनके अंदर अपना नाम बनाना है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ और आज 16 साल हो गए इस इदारे के साथ वाबस्ता हुआ। अच्छा, ये शौक ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में लीडरशिप स्किल्स को बड़ा उन्होंने ग्रूम किया हो या वो उस तरीके से बहुत अच्छे डिबेटर रहे हो। तो आपकी एकेडमिक लाइफ में या आपकी यंग लाइफ में कोई ऐसा मौका था किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी अटैचमेंट का, या आपके ये गॉड गिफ्टेड स्किल्स थे कि आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की तरफ आए? नहीं, आपने जो बात उठाई है इसमें बहुत ज़्यादा एक वजन है। देखिए, ये आपने सही कहा, मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैंने को कहा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, ना मैं कोई डिबेटर था, ना कोई मैं, हाँ हम लोग क्रिकेट के अंदर बहुत, जो भी हमारे स्कूल कॉलेज में होती थी बुजुर्गों को उसका शौक उस वक्त भी था और आज भी है, तो वो उसमें तो हम हिस्सा लेते थे, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो स्पोर्ट्स लेवल की हद तक था। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इत्तेफाक हुआ किसी एक मीटिंग में जाने का, मेरे एक दोस्त मुझे ले गए। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका काम ये है कि उसका जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि जी इंसान के अंदर छुपी हुई अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को बाहर निकालना, उनको उजागर करना, उनको पॉलिश करना, इंडिविजुअल के अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ को डेवलप करना। मिसाल के तौर पे किसी को पता नहीं है उसके अंदर बहुत अच्छी लिखने की सलाहियत है, जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाएगा। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, पब्लिक स्पीकर हो सकता है, लेकिन उसको मौके नहीं मिलते, वो नहीं बोल पाता। कोई बहुत अच्छा इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर बन सकता है। इस तरह से बहुत सारे शोबे थे जिसपे वो ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, उस वक्त उसको जेसीज कहा जाता था, उसका मैं मेंबर बना और 13 साल में उसके मेंबर बनने के बाद उसके अंदर मैंने पाकिस्तान लेवल पे भी सर्व किया, सिटी लेवल पे भी किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्व किया। तो उससे जो मेरा एक्सपोजर बना, ये जो आज मैं जॉब पे हूँ, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का जो शौक आप कह रहे हैं पैदा हुआ, ये बेसिकली वहीं से हुआ, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल की तरबियत के साथ साथ कम्युनिटी की खदमात भी थी। जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो एक चैप्टर होता था हमारा, एक मैनेजमेंट का होता था और एक बिजनेस डेवलपमेंट, ये 4 पिलर्स होते थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसपे वो एक यंग आदमी को नर्चर करते थे, उसकी एबिलिटीज को ग्रूम करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 12-13 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैंने की उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज, उनकी वर्ल्ड कांग्रेसेज होती थी, वहाँ गया, ट्रेनिंग्स पे 2 दफ़ा इंडिया गया, मुख्तलिफ ममालिक में हम विजिट्स पे गए। और सबसे बड़ा ऑनर अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि यूनेस्को का एक कंपटीशन होता था, अब आजकल नहीं होता, पहले होता था यूथ इन एक्शन के नाम से। उसमें पूरी वर्ल्ड से वो जो लोग यंग पीपल जो अपने अपने ममालिक में कोई ना कोई कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे होते थे, तो उनकी एक प्रोफाइलिंग उनको मिलती थी और उसकी बेसिस पे वो उनको अवार्ड करते थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1993 में मेरा प्रोफाइल उस प्रोग्राम की एंट्री के लिए भेजा, तो जो कि मुझे बाद में एजाज की बात है कि मतलब पूरे पाकिस्तान के नौजवानों में से एक ऐसे शख्स का नाम जो है नॉमिनेट किया जाए, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा, क्योंकि मेरे साथ मेरे से अच्छा काम करने वाले भी थे, जिनको मैं देख के सीखता था, जो मेरे सीनियर्स थे वो भी थे, लेकिन इत्तेफाक कह लें या जो भी था वो किस्मत से मेरा नाम आना था। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने भेजा, तो वहाँ पे भी कहते हैं, जब मुझे वहाँ जाके पता लगा पेरिस में, कि वो 11,000 एप्लीकेशन में से 11 नाम चाहिए थे उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ऑनर है कि मैं वहाँ उसमें सेलेक्ट हुआ, और उसके अंदर उन्होंने 2 हफ्ते में अपना मेहमान रखा यूनेस्को ने और पेरिस के अंदर, और उन्होंने हर चीज़ एयर टिकट से लेके होटल अकोमोडेशन, फूड, इवन डेली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 फ्रैंक्स, ये सारा हमको मिला करता था। और डेली बेसिस पे हमें यूनेस्को की जो कारकर्दगी है डिफरेंट शोबों की, उसकी ब्रीफिंग दी जाती थी, हमें विजिट्स पे, सोशल विजिट्स पे ले जाया जाता था, एक पूरा एक पैकेज था उसका। तो उसके अंदर जब फाइनली जब वो कंक्लूड हुआ, तो उन्होंने हम सबको एक गोल्ड मेडल भी दिया, हम 11 लोगों को, और उसमें उन 11 पार्टिसिपेंट्स के अंदर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसहाक सर को द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेंट ऑफ द 11 ग्रुप मेंबर्स कहा। तो अल्लाह का शुक्र है, ऑनर अल्लाह ने बहुत दिए हैं। तो ये एक उस पाकिस्तान के लिए फख्र का बिल्कुल, मेरे जो भी कुछ है मेरे मुल्क के नौजवानों को आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी करिकुलम एक्टिविटीज हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज भी हमारे लिए बड़ी कारआमद होती हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, जैसे आपकी हुई। लेकिन नौजवान इस पे ज्यादा नहीं सोचते अपनी डिबेटिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स पे, और फिर बड़ी उन्हें नुकसान भी होता है कि जब वो जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए तो बड़े हेजिटेशन होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ एम्पावर किया है इन बच्चों को, वहाँ फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर कर दिया है। ज़्यादातर बच्चे गैजेट्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं,
ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इनका कोई मुकाबला नहीं है जनरेशन का, हमसे ये बहुत फार सुपीरियर है। लेकिन जहाँ बात आती थी, हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते थे, वो अब नजर नहीं आती चीज होती भी। उसी तरह से जो एक्टिविटीज डिबेटिंग की आप कह रहे हैं और उस तरह की चीजें होती थी, वो उससे ये बच्चा हट गया, क्योंकि उसको वो जो उसका मोबाइल है या उसका जो लैपटॉप है, वो उसको वक्त नहीं दे रहा कि वो किसी और तरफ अपना ध्यान लगाए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो अपनी स्किल्स को ये डेवलप नहीं करेगा तो वो मुआशरे में पीछे रह जाएगा, जब वो किसी कॉम्पिटिटिव जगह पे बैठा होगा और उसको वो नहीं मिलेंगे। साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक चीज और बहुत जरूरी है कि इन बच्चों को वॉलंटियरिंग आनी चाहिए और वॉलंटियरिंग करनी चाहिए। वॉलंटियरिंग से मतलब कि एक महीने में एक दिन निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें, किसी ऐसे अस्पताल चले जाए जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ मरीज एडमिट हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, अगर 20-25 पैकेट बना के ले जाएं 20-25 मरीजों के लिए, जिसमें एप्पल हो, एक बनाना हो, एक जूस का पैकेट, और वो उनको जाके दें और उनके साथ सिर्फ 10-10 मिनट या 2-2 मिनट बिठा बात करें और पूछें उनका हाल, तो बड़ी खुशी फील करेगा वो मरीज के, मेरे लिए कोई एक ऐसा आदमी आया है कि जो मेरा जानता नहीं है और मेरे हाल पूछने आया है। ये वॉलंटियरिंग है, ये हमारे मजहब के अंदर भी इयादत करना, इसका बड़ा सवाब है। और इस तरह से बहुत मौके हैं कि ऐसे आप ओल्ड एज होम्स बहुत बन गए अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जहाँ हमारे बुजुर्ग जो है वो रहायश पजीर हैं, अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं, तो वहाँ जाके ये बच्चे वक्त गुजारें, या किसी ऑर्फनेज में जाएं जहाँ उनको एहसास दिलाएं कि तुम्हारा अगर वालिद नहीं है तो हम तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारे पास आए हैं, कुछ नहीं, पेंसिल ले जाइए, जूस का पैकेट ले जाइए, कुछ वक्त उनको दीजिए। तो ये जो वॉलंटियरिंग है, इस तरीके से वो उन बच्चों को अपने स्किल्स को इम्प्रूव भी करने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि एक दीनी फरीजा भी है कि इंसान जो दूसरे के लिए खिदमत कर सके या दूसरे के चेहरे पे, स्पेशली दुखी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट ला सके, तो उसका बड़ा अजर सवाब भी है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन बच्चों को अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हैं, करिकुलर कह लें, नॉन करिकुलर कह लें, उनको और ग्रूम करने की बहुत जरूरत है। सही है। SSDC के हवाले से हमें कुछ खबरें मालूम हुई कि क्राइसिस आए, गैस लोड मैनेजमेंट एक बड़ा इशू था और माशाल्लाह आपने उसको बड़े खुश असलूबी से निभाया और मैनेज भी किया, और बीइंग अ स्पोक्स पर्सन हमने फिर आपको मीडिया पे भी सुना। तो इससे पहले इस किस्म के चैलेंजेस का एक्सपीरियंस रहा था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको निपटा गया? नहीं, शुक्रिया आपके रिमार्क्स का। लेकिन देखिए, मैं इस डिपार्टमेंट में 16 साल से हूँ, तो जाहिर है मेरे सीनियर्स जब भी थे तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी में स्पोक्स पर्सन की हैसियत में काम करते रहते थे। तो जब वो मीडिया को फेस कर रहे होते थे या कैमरे को फेस कर रहे होते थे, तो हम साथ में बैठ कर लर्न कर रहे होते थे कि ये मेरे सीनियर अगर ये हैंडल कर रहे हैं, तो क्राइसिस सिचुएशन स्पेशली विंटर्स में बहुत आती है हमारी, तो उसको जब हैंडल करते थे तो हम देखते थे बैठ के। और साइलेंट लर्निंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर आप अराउंड में बिठाए। इसी तरह भी मैंने कंटिन्यू किया कि जब मेरे पास आई ये जिम्मेदारी, तो मेरे साथ जो मीडिया सेक्शन के साथी हैं मेरे, उनको मैंने हमेशा साथ रखा ताकि वो देखें कि कल को उन्होंने ये जगह लेनी है। तो ये एक चेन होती है और इसी तरीके से आदमी सीखता है चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश तो पूरी की कि अपना फर्ज एज अ स्पोक्स पर्सन निभाऊं, लेकिन जाहिर बात है कि इंसान में कुछ कमी होती है, वो परफेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है कहीं कोई खामी जरूर रह गई हो। सही। अच्छा, आप खुद किससे इंस्पायर थे अपनी जिंदगी में या आज भी? वैसे तो मैं देख रहा हूँ कायद आज़म की तस्वीर आपके रूम में है, लेकिन कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो आप ही समझते हो कि इंसान जब बहुत दुखी भी हो जाता है, मायूस भी होता है, तो उसकी लाइफ को सोच के वो कहता है नहीं अभी हिम्मत रखनी है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो थे ना, मेरे घर में ही थे। मेरे दादा, मेरे चचा और मेरे वालिद, इन तीनों ने इनकी मेरी लाइफ पे इनका बड़ा इम्पैक्ट है। मेरे दादा अपने ज़माने के बेहतरीन एक काबिल तरीन इंसान थे, जो कि वीट इंडस्ट्री के अंदर वो एक मुकाम रखते थे, और पाकिस्तान की तरफ से उनको बड़े ऑनर्स भी मिले और उन्होंने इंटरनेशनली स्कॉलरशिप्स भी ली। कनाडा में, टर्की में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी ट्रेनिंग हुई, ओवर द मंथ्स हुई उनकी ट्रेनिंग। तो वो उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें थी, और वो अपने इंडिया के उस जनरेशन के ग्रेजुएट थे जब मुसलमान पढ़ते नहीं थे, मतलब पढ़ाई की तरफ नहीं आते थे, नौकरी पे बैठ नहीं जाते थे, कारोबार की तरफ ज्यादा होते थे। तो उन्होंने वहाँ अपने खानदान से एक बगावत करके, 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, उन्होंने बगावत करके नहीं कहा मैंने पढ़ना है, और ग्रेजुएशन की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो वो फिर मेरी दादी वो भी ग्रेजुएट थी, उन्होंने तो बड़ी मेहनत की, उनको लिप्स रीडिंग सिखाई, उनको पढ़ना सिखाया, डायरियों में दाखिल कराया, और वो अपनी तालीम उन्होंने अपने हिसाब से जो एक ना सुनने वाले ना बोलने वाले ले सकते हैं वो उन्होंने ली।
तो ये जो सारा स्ट्रगल था, फिर बहुत सारी मेरी दादी जो थी उन्होंने नाजमाबाद में एक इंक्वायरी ऑफिस पे इस्लामिया स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स का, उसकी बुनियाद डाली, उसकी बानी प्रिंसिपल बनी। तो मतलब इनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी, इनकी मैनेजमेंट से, इनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता था, क्योंकि मैं इन्हीं के पास पला बढ़ा, मैं माँ बाप की जगह इन्होंने मुझे पाला। फिर हमारे चचा ने हमारी बड़ी हमारी सपोर्ट की, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे भाई में थोड़ी कमी है कि इनको नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपना जो अब्रॉड उनको उनके दोस्तों ने बुलाया कि जी आप यहाँ आ जाए, डेंटल सर्जन है, यहाँ लाखों डॉलर्स मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भाई के बच्चों को मेरी जरूरत है, तो मैं यहाँ रह के इनको मैं देखभाल करूंगा। तो जॉब्स नहीं ली उन्होंने, तो उन्होंने हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, तो उन्होंने वो हर तरीके से वो सहूलत परफॉर्म की। जो हमें अच्छा कपड़ा चाहिए होता था वो दिलाते थे, जो हम पहनने को मांगते थे, मतलब खाने को जो भी था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप की तनख्वाह कम है तो मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा। उन्होंने उस चीज को रोल प्ले किया। वो चीज थी जिसने आपकी शख्सियत में जज्बा खिदमत को उभारा। बेशक बेशक। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस के हम देखते हैं आजकल यूथ में, स्टूडेंट्स में पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, बट राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है। आप जिस जगह पे आप हैं, आपको भी तजुर्बा रहता होगा, अगर कोई आपके पास प्रपोजल्स आते होंगे, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में करिकुलम को अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड इस सेंस में भी होना चाहिए कि बच्चों के जो है ग्रेजुएट्स के राइटिंग स्किल्स उस मयार के तो हों कि हम पाकिस्तान का मुकाबला दीगर मुल्कों के मुकाबले में ला सकें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, करिकुलम का ना अपडेट होना, और वो भी दिहाइयों का करिकुलम, यानी आज इतने 30-40 साल से शायद एक ही बुक्स पढ़ाई जाती हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर। बहुत कम कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ किताबों की तब्दीली हुई है, जहाँ निसाब तब्दील हुआ है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है और हमेशा रहेगा, और मैं नहीं समझता कि इस पर काम क्यों नहीं किया जाता, कि गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो दुनिया का एक निसाब है उसको कैच करने के लिए आप उसके बराबर आए। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, डेफिनेटली उन्होंने अपना बिल्कुल करिकुलम अपडेट किया, लेकिन बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है वो स्कूल लेवल से शुरू हो जाती है, उसकी जो बेस बनती है। और कॉलेज में अगर उसको आप वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आज से उसके बाप ने भी पढ़ी थी या दादा ने भी पढ़ी थी, तो फिर उसको कुछ दुनिया का मुकाबला करने में परेशानी तो होगी। जहाँ तक हमने राइटिंग स्किल्स की बात की, देखें उमर, राइटिंग स्किल्स क्यों डिटेरिएट हो रही हैं कि हम शॉर्ट लैंग्वेजेस पे चले गए, कोड्स पे चले गए। बाय द वे को BTW लिख दिया आपने, हर चीज को आपने शॉर्ट निकाल लिया। जब आप शॉर्ट प्रेसी राइटिंग पे चले जाते हैं तो आप टाइम जरूर सेव कर रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर रहे होते। आपकी ग्रामर की जो पंक्चुएशंस है वो असर कर रही होती हैं, जो सेंटेंस का फ्लो होता है वो असर कर रहा होता है, क्योंकि आप जो है उसके अंदर कम टाइम में अपनी बात करके जल्दी निकलने के चक्कर में होते हैं। क्योंकि ये तेजी है और ये आजकल के बच्चों को समझना पड़ेगा कि, और सबसे बड़ी बात है कि हैंडराइटिंग वाली बात ही नहीं रही। जब से कंप्यूटर्स आए तो कंप्यूटर में हमने तो अच्छा वक्त गुजारा, तख्ती भी लिखी, उर्दू की भी लिखी, अंग्रेजी के अंदर भी ब्लैक बोर्ड पे जाके लिखते थे, स्लेट भी लिखी, तो वो हमारी राइटिंग स्किल्स और राइटिंग भी एक काउंट करती है। आजकल की मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे भी इवन है, वो जो भी कितना लिखना पढ़ना होता है वो नोटबुक में नहीं होता, वो सारा कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है या मोबाइल में होता है। यहाँ पे भी एक आके देखिए, राइटिंग स्किल्स तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको समझ है कि आप क्या लिख रहे हैं, पर एक सेल्फ राइटिंग करना भी, वो भी एक आर्ट होता है। तो वो चीज हमारे यहाँ ये बच्चों में अनफॉर्चुनेटली खत्म होती जा रही है, जिसकी बहुत जरूरत है असातिज़ा को स्पेशली कोई तवज्जो देने की। सही है। अच्छा, अब आपने अपने बारे में फ्यूचर में क्या सोचा हुआ है? क्योंकि जितना काम आप कर चुके हैं और जितना अभी कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आगे एक समाजी शख्सियत के तौर पे सोसाइटी को डिलीवर करेंगे या पॉलिटिक्स में भी आने का इरादा है? देखिए, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स किस चीज का नाम है? खिदमत का नाम है। अगर उसको ट्रू सेंस में समझा जाए, जो पॉलिटिक्स है वो इज सर्विंग पीपल, ठीक है ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडो पाक के अंदर या और भी अगर बाहर निकल जाए तो पॉलिटिक्स अब एक दूसरे तरफ चली गई है, कि जिसको लोग कहते हैं कि जी अपनी जाती हैसियत के अंदर अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए लोग सियासत करते हैं। खिदमत वाला जज्बा नहीं रहा। कुछ हद तक दुरुस्त भी है, कुछ हद तक मुबालगा भी है। देखिए, मेरा अभी अगर जिंदगी रही तो 4 साल और सर्विस है। अगर सर्विस के बाद, मेरे रिटायरमेंट के बाद, मेरा यही इरादा है कि मैं कोई खिदमत का एक इदारा ऐसा खोलूँ जो जुड़ जाए मैं उन लोगों के साथ जो जिंदगी में कुछ महरूमियों का शिकार हैं, चाहे अगर वो उनमें ऑर्फेंस हैं, चाहे उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया जैसी गूंजी बीमारी का शिकार हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि जो सुन बोल नहीं सकते मेरे वालिद की तरह, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको डाउन सिंड्रोम्स हैं। क्योंकि इन सारे बच्चों के साथ मैं पिछले 10-15 साल से एक तरह से कनेक्टेड हूँ, बिकॉज ये हमारी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है सदर्न गैस का, ये CSR का शोबा भी इसको एग्जीक्यूट करता है, और इसी पे तनाजुर में हमारे CSR पार्टनर्स भी हैं जो कि बहुत रिलायबल
ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये होती है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, वो कमर्शियल बेस्ड ना हो। तो तकरीबन 30-35 इदारे हैं मुल्क के जो कि बहुत एक मेरिट के ऊपर खिदमत कर रहे हैं दुखी इंसानियत की। तो मैं उनके साथ भी वाबस्ता हूँ इस जॉब के थ्रू, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा भी इरादा ये है कि अगर मैं कोई NGO ना बना पाऊँ, कोई इदारा ना बना पाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए आपको वसाइल की भी ज़रूरत होती है, साथियों की भी ज़रूरत होती है, तो मैं अपनी सिंगल कैपेसिटी में या अपने बच्चों को भी मोटिवेट करता रहता हूँ कि तुम वॉलंटियरिंग की तरफ जाओ, हम मिल के कुछ ऐसा कर सकें कि जिससे किसी के दुखों में कमी आए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतर तब्दीली आए। ये मेरा सोच है कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट अपनी ज़िंदगी इस चीज़ से गुजारूँ। माशाल्लाह, बड़ा अजीम जज्बा है आपका, और मैं ये समझता हूँ कि आज के इस पूरे सेशन से ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इथिकली भी हमें सोसाइटी में किस तरह चलना चाहिए वो भी हमें सीखने को मिला है। आई एम रियली थैंकफुल जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, मुझे आए, मेरे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन और यूथ और स्टूडेंट्स, आपने सुना जाना, और आप भी अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं, तो लर्निंग के प्रोसेस को कभी भी ना रोकिए और साथ ही इंसानी खिदमत के जज्बे को अपने अंदर बरकरार रखिए। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कह लीजिए कि हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक मौजज़ाती करिश्मा होता है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। इस प्रोग्राम के हवाले से आपका क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप, और प्लस ये कि जो स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उस पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।